हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच एक बार उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेके। मैं कमलेश शर्मा। स्पेशली आपको बेटा फ़िलहाल आपको जेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जेट का जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को लेकर चलते हैं। तो पहला चैप्टर है बेटा रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा देखो, पहले तो हम इसका सिलेबस एक बार देखते हैं क्या है सिलेबस, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो पहला टॉपिक है बेटा रसायन का दैनिक जीवन में और कृषि में महत्व क्या है। इससे बेटा आपका एक क्वेश्चन जो है ना ICR 2021 में पूछा जा चुका है। सेकंड जो आपका टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, पदार्थ और उसका वर्गीकरण, या हम कहते हैं द्रव्य और उसका वर्गीकरण। इसमें बेटा ICR 21 में और जेट 2022 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाइयां। इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे बेटा SI यूनिट, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। अब इसमें भी बेटा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है ICR में 2020 में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बेटा वो है सार्थक अंक। सार्थक अंक भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी आपको बहुत ही सरल भाषा में देंगे। और ये है आपका जेट 2021 में इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक संयोजन के नियम। अच्छा टॉपिक है, इसमें भी 5 नियम हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें भी बेटा जेट और ICR दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो आपके जेट के सिलेबस में है वो है डाल्टन का परमाणु मॉडल और उसकी सीमाएं। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल और उसकी सीमाएं, इसके अलावा हम आधुनिक परमाणु मॉडल और सीमाएं भी यहीं पर आपको इंक्लूड करवा देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है अवोगाद्रो परिकल्पना, और उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा। ये भी अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ना 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। आगे हम बात करें, जो 8वां टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा बेटा प्रतिशत संगठन। और प्रतिशत संगठन में आपने ICR, प्रतिशत संगठन में बेटा ICR और जेट दोनों से एक एक क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। आगे हम बात करें बेटा मूलानुपाती सूत्र की, तो मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र, ये भी टॉपिक अच्छा है। अगला सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका बेटा रस समीकरण मितीय, जिसको हम स्टैक्योमेट्री भी बोलते हैं। और इसी में हमें अगला इसी क्रम में पढ़ना है सीमांत अभिकर्मक, या जिसको हम सीमा कारक कहते हैं। बेटा रस समीकरण मितीय और सीमांत अभिकर्मक दोनों से ICR में क्वेश्चंस जो है ना 21 और 20 में पूछे गए हैं। अब ये तो था आपका ओवरव्यू कि भाई कितना आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक ये है बेटा कि रसायन का दैनिक जीवन में और कृषि में महत्व क्या है। तो रसायन का दैनिक जीवन और कृषि में महत्व की बात करते हैं। तो बेटा इसमें हमने पहला पॉइंट आपको लिखवाया है। पहला पॉइंट लिखा है कि 20वीं शताब्दी को हम रसायन की शताब्दी कहते हैं। भाई 20वीं शताब्दी का मतलब है बेटा हम बात कर रहे हैं 1900 से लेकर के 1999 तक की। तो 1900 से लेकर के 1999 तक क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिसर्च जो है ना वो आपकी केमिस्ट्री में हुई है। तो सबसे ज्यादा रिसर्च होने की वजह से ही हमने 20वीं शताब्दी को किसके नाम दे दिया, रसायन की शताब्दी के नाम दे दिया। तो इसीलिए हम 20वीं शताब्दी को बेटा रसायन की शताब्दी कहते हैं। अब इसके अलावा और भी चीजें कि भाई दैनिक जीवन में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें रसायन दे रहा है। तो बेटा मानव की जो 3 आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो मानव प्राणी हैं इनकी 3 आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता तो है बेटा रोटी, दूसरी है कपड़ा और तीसरा है मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं मानव जीवन की। तो बेटा मानव जीवन की जो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं ना, इसमें भी क्या है बेटा रसायन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर ये रसायन नहीं होता तो मोस्टली बेटा अगर हम आज देखो, जैसे मान लो आज के अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो नॉर्मल हम देखते थे कि हमारे घर कच्चे हुआ करते थे और उसके ऊपर फिर 2 मंजिल 3 मंजिल या 5 मंजिल बनाना संभव नहीं था, क्योंकि कच्चे मकान मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक फ्लोर में ही दिखते थे। लेकिन फिर बेटा क्या हुआ, हमने सीमेंट के बारे में जाना, सीमेंट किससे और ज़्यादा प्रबल होता है, ये सारी चीज़ें, उनका संगठन, ये सारी चीज़ें जब जान ली तब हमें पता चला कि भाई हम इससे कितनी मंजिल इमारत को बना सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, सीमेंट है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, धीरे धीरे जो रिसर्च हुए और हमने क्या किया, पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट किया अपने आप में। तो आज हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में जो है ना रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे अगर हम बात करें बेटा कंप्यूटर की, तो आज का जो युग है वो कंप्यूटर का ही युग है। तो कंप्यूटर में देखो क्या क्या जो है वो रसायन से हमें मिला।
तो कंप्यूटर में जो बेटा आपका प्रयुक्त सिलिकॉन की चिप है, सिलिकॉन की चिप और डिस्क, इन दोनों की बात करते हैं। तो बेटा जो सिलिकॉन की चिप या डिस्क है ना, ये आपकी पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती है। अब पॉलीकार्बोनेट क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का रसायन है। तो बेटा अगर ये नहीं होता तो चिप या डिस्क, तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे बनाते। तो रसायन का कंप्यूटर में भी बहुत अहम रोल है। अब आगे हम बात करते हैं अब कुछ जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, तो उनसे हम कैसे निजात पाएं। तो शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ आपकी ड्रग्स हैं, इन्हें औषधियां बोलते हैं। कुछ औषधियां हैं जैसे बेटा लिखा है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन जैसी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे बेटा हमें क्या हुआ, भयानक रोगों की रोकथाम संभव हो सकी। जैसे हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, भाई ऐसे कौन कौन से जो भयानक रोग हैं। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में सबसे भयानक है कैंसर। तो बेटा कैंसर के लिए हम जानते हो कौन कौन से, एक तो टैक्सोल और एक सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन क्या होता है बेटा, पीटी, वैसे अगर हम इसकी फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला ये होता है बेटा PtCl2 और NH3 का होल ट्वाइस, बस ये होता है बेटा। सिस्प्लेटिन क्या होता है कि अगर प्लेटिनम के एक साइड Cl और दूसरी साइड NH3 जुड़े हो तो उसको हम सिस्प्लेटिन, अगर ये अपोजिट जुड़े होते, जैसे ये NH3 इधर जुड़ा होता, Cl इधर जुड़ा होता, एक दूसरे के अपोजिट जुड़े होते, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो है जैसे एड्स, ये भी एक खतरनाक बीमारी है। तो बेटा एड्स से बचने के लिए हम AZT, जिसको हम एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं, तो AZT का यूज करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपका अगला और लास्ट पॉइंट है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, तो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटाणुनाशी हैं या मान लो खरपतवारनाशी है या पीड़कनाशी है, ऐसे बहुत सारे रसायन हैं जिनसे क्या हुआ बेटा, जिनसे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगर मान लो बेटा अगर ये आपके केमिकल्स नहीं होते तो अपनी फसलों को क्या करते, कीटाणु या खरपतवारनाशी उनको ही वो क्या कर देते, नष्ट कर देते। तो हमने क्या किया, कीटाणुओं को या खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज लिया, जिनसे क्या हो रहा है कि आज की डेट में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो बेटा इन सभी पॉइंटों से हमें रसायन का दैनिक और कृषि में महत्व समझ में आया होगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो लिखा है ना कैंसर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि रसायन में भाई ICAR में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन बेटा ये था कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त जो आपका ड्रग्स है वो कौन सा है, तो वो ये था बेटा सिस्प्लेटिन। यही क्वेश्चन आपका ICAR 2021 में पूछा गया था। अब देखो बेटा जो आपका रसायन का महत्व था, रसायन के महत्व से कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब देखते हैं उनको। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप बनी होती है, तो कंप्यूटर में जो चिप होती है या डिस्क होती है, तो हमने आपको बताया ही है बेटा वो किसकी होती है, पॉलीकार्बोनेट की। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1। दूसरा अगर हम देखो बेटा कैंसर के इलाज में पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त औषधि है, तो देखो बेटा हम आपको बता दें कि जो आपका कैंसर है ना, तो इससे आपका ICAR 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कैंसर से रिलेटेड। तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लिए अगर हम औषधि की बात करें तो आपका 2 ही औषधियां हैं। तो कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति है बेटा उसके लिए आपको सिस्प्लेटिन और इसके अलावा टैक्सोल, ये 2 आपकी औषधियां हैं जो हमें कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लिए हमें देनी होती हैं। और सिस्प्लेटिन का अगर हम बात करें बेटा तो आप इसका फार्मूला तो ये है और इसकी स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से बनाते हैं PT, अगर आपके NH3 सेम साइड में हो तो वो क्या है आपका सिस्प्लेटिन है, और अपोजिट साइड में होता जैसे मान लो ये नहीं होता, सपोज ये इस प्रकार से होता NH3 PT NH3 Cl, तो ये तो है बेटा सिस्प्लेटिन और ये था बेटा आपका ट्रांस। तो हम बात है इस फॉर्म की कर रहे हैं जो कैंसर के लिए क्या है, ड्रग्स की तरह कार्य करता है। अब देखो बेटा तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कैंसर के इलाज में पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त औषधि कौन सी है। तो पीड़ित व्यक्ति के लिए बेटा अगर हम देखें A सिस्प्लेटिन तो है, टैक्सोल देखें तो ये भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका C, A और B दोनों, केवल A ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बेटा कैंसर में प्रयुक्त की जाती है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 प्रभावी औषधियां, अब देखो बेटा कौन कौन सी औषधि की बात कर रहे हैं,
जो प्रभावित औषधियां जो कैंसर के उपचार एवं एड्स पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। अच्छा कैंसर, तो कैंसर का मतलब तो क्या है बेटा, या तो सिस्प्लेटिन मिले या फिर हमें क्या मिले, टैक्सोल मिले। लेकिन एड्स की बात करें तो बेटा एड्स के पीड़ितों के लिए हम एजेडटी का क्या होता है बेटा, एजिडोथाइमिडीन होता है। क्या होता है, एजिडोथाइमिडीन। तो एजिडोथाइमिडीन दिया जाता है एड्स पीड़ित व्यक्तियों को। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये पूछा दो प्रभावी औषधियां। अब ये देखना है, देखो कैंसर उपचार में और एड्स उपचार में। तो अगर हम बेटा देखें तो हमें पहला पॉइंट लग रहा होगा कि भाई देखो एजेटी भी है, टैक्सोल भी है, क्योंकि टैक्सोल कैंसर के लिए, तो आपको ये भी आंसर सही लग रहा होगा। दूसरा टैक्सोल सिस्प्लेटिन है, तो अब इसमें आपको टैक्सोल कैंसर के लिए तो दिख रहा है लेकिन एड्स के लिए सिस्प्लेटिन नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। तीसरा टैक्सोल और एजीटी ये भी सही लग रहा है। चौथा देखो एजेडटी और सिस्प्लेटिन ये भी आपको लग रहा होगा। इन तीन में अब समस्या है कि इन तीन में आंसर सही कौन सा होगा, क्योंकि तीनों के अगर हम आंसर देखें तो सेम से ही लग रहे हैं। देखो एजेडटी टैक्सोल, टैक्सोल एजेडटी सिस्प्लेटिन। तो अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन कैसा हमसे पूछा गया। तो दो प्रभावी औषधियां, पहले नंबर पे क्या पूछा है इन्होंने बेटा, कैंसर के उपचार में, एवं दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, एड्स पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक बताना है। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे क्या, कैंसर। कैंसर के लिए आपको दो चीजें, या तो सिस्प्लेटिन मिले या टैक्सोल मिले। तो देखो आपको फर्स्ट नंबर पे टैक्सोल कहां लिखा मिला है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे टैक्सोल मिला है सी पर। बी तो ऑप्शन आपने ऑलरेडी पहले से ही कर दिया। अब आगे देखो बेटा कैंसर के बाद क्या है, एड्स, और एड्स के लिए आप किसका यूज करोगे, एजेडटी का। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा मिले आपको, एजेडटी। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा जो ऑप्शन है ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कुछ हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, द्रव्य, या इसी को हम पदार्थ बोलते हैं। तो द्रव्य पदार्थ में सिर्फ दो चीजें याद रखनी बेटा, एक तो आपको द्रव्यमान और दूसरा क्या, स्थान। तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और साथ ही साथ क्या हो बेटा, वो स्थान घेरती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। जैसे हम इस मार्कर की बात करें तो बेटा इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, चाहे वो 10 ग्राम हो 20 ग्राम हो। और दूसरा क्या है बेटा, स्थान। जैसे मान लो अगर इसको मैंने अपनी हथेली पे रखा तो इसने कुछ तो स्थान कवर किया ही है, तो इसका मतलब है ये क्या है आपका, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। ठीक है, वो अलग बात है कि इसका नाम मार्कर है। सेम बेटा अब हम क्या करते हैं बेटा, द्रव्य पदार्थ दो ही चीजें जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान हो, ये दो चीजें अगर हैं तो समझ लेना वो क्या है, द्रव्य है। अब हम बात करते हैं बेटा इसका वर्गीकरण। ये जो है ये क्या है बेटा, इसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो वर्गीकरण देखते हैं बेटा। तो वर्गीकरण जो है ना द्रव्य या पदार्थ का दो तरीके से होता है, एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक। तो पहले हम बेटा भौतिक वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। भौतिक वर्गीकरण में क्या है कि जो आपका द्रव्य या पदार्थ है इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका बेटा ठोस। अब ठोस कहते कैसे हैं, तो बेटा जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, तो हम ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और जैसे धातु है या आयनिक ठोस है, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं, कोई ज्यादा विशेष खास नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इसका टाइप्स है बेटा द्रव, लिक्विड जिसको हम बोलते हैं। तो द्रव में क्या हो जाएगा बेटा, अब द्रव में क्या होगा, इनका आकार अनिश्चित, द्रव का कोई आकार नहीं होता। अब द्रव को अगर बेटा हम किसी बर्तन में रख दें, जैसे मान लो उसको गिलास में रखेंगे तो उसका आकार गिलास जैसा हो जाएगा। अगर उसको हम प्लेट में रख दें तो उसका आकार प्लेट जैसा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम द्रव को जिस बर्तन में लेंगे उसका आकार उसका ही जैसा हो जाएगा। लेकिन बेटा आयतन क्या होता है, आयतन जो है ना वो निश्चित होता है। द्रव्य का जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे दूध और जल इसके एग्जाम्पल। थर्ड अगर हम बात करें गैस, गैस में क्या होता है बेटा, गैस का ना तो आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन का कोई भी यहां पर निश्चित नहीं है, कोई भी आपका निश्चित नहीं है। सेकंड देखो बेटा आपका रासायनिक वर्गीकरण, ये था आपका इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो बेटा इसको भी हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, ए शुद्ध पदार्थ और बी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कह दो या मिश्रण कह दो। तो पहले हम बात शुद्ध पदार्थ की करते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो बेटा शुद्ध पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो या एक ही प्रकार के तत्व या यौगिक हो जिनमें। अब बेटा हम बात करते हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट है आपका तत्व। तत्व किसे कहते हैं, तो बेटा जो पदार्थ एक ही प्रकार के तत्वों से एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, एक ही प्रकार के
जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल धातु, धातु, अधातु, उपधातु, ये सारे के सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। सेकंड, यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होता है बेटा, तत्व के निश्चित अनुपात के संयोग से बने अणु। भाई जो आपने ये तत्व बनाए, इन तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जोड़ दो और फिर उनसे जो अणु बने उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक के कुछ एग्जांपल्स जो देखो मैंने दिए हैं, जैसे एक लिखा है आपका Pb3O4 जिसको हम सिंदूर बोलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा BHU 2020 में पूछा गया है। सेकंड हमने लिखा Na2CO3 जिसको हम मृत सोडा कहते हैं। मृत सोडा वाला क्वेश्चन बेटा जेट 21 में आ चुका है। अब इसके हम सेकंड पार्ट बी की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें एक से अधिक पदार्थ हो। तो बेटा अब ये भी होते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट करते हैं हम समांगी मिश्रण की बात। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो बेटा इसमें अवयव का जो संगठन है वो समान हो, अर्थात जैसे मिश्रण है तो मिश्रण का मतलब कम से कम दो चीजें तो होंगी, दो अवयव तो होंगे, वो दोनों अवयव के कणों का आकार कैसा हो जाए, समान हो जाए। अर्थात हम ये कह दें कि हम उनको अपनी नग्न आंखों से देख ना सकें कि भाई ये अलग है ये अलग है, वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स हो जाएं, जिनको हम पहचान ना सके। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में बेटा एक एग्जांपल है आपका जर्मन सिल्वर, जो ICAR 2020 में पूछा गया था। और इसमें ये पूछा गया था बेटा कि भाई जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने % होता है, जबकि रियल में हम आपको बता दें बेटा कि जो जर्मन सिल्वर है ये एक प्रकार की मिश्र धातु है, और ये Zn यानी कि जिंक, कॉपर और निकल की मिश्र धातु है। और इसमें बेटा सिल्वर Ag जो है ना वो 0% होता है, इसमें Ag नहीं होता। नाम जरूर है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर 1 भी % नहीं होती है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सेकंड एग्जांपल हमने लिखा बेटा पीतल। पीतल किसका, कॉपर और जिंक का क्या है, मिश्रण है, जो कि क्या है, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण में हमने आपको एक नोट लिखा है, और नोट क्या है बेटा कि जो समांगी मिश्रण होता है ना उसको हम विलयन कहते हैं। ये है आपका नोट, जो आपका समांगी मिश्रण होता है ना इसको ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इसको हम विलयन में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, अभी हमने देखो समांगी मिश्रण में कहा कि अवयवों का संगठन समान हो, और इसमें क्या होगा बेटा, अवयवों का संगठन भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हो, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बेटा रेत व जल, रेत व जल का मिश्रण अगर हम देखें, अगर हम रेत को मान लो बेटा पानी में घोलें और 2 मिनट के लिए रख दें, तो आपको रेत अलग और पानी अलग, अर्थात हम ऐसे मिश्रण को क्या करते हैं, नग्न आंखों से देख लेते हैं या देख सकते हैं। कि मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। या तेल और जल का मिश्रण, ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब आप सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मिलते हैं। अब देखो, अब इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है। इन्होंने मिश्रण के बारे में पूछा कि भाई इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपका आंसर होगा आसुत जल। ये जो है ना आपका, ये मिश्रण नहीं है। बाकी आपका LPG है, आयनीकृत नमक है या गैसोलीन है, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर है। सेकंड क्वेश्चन लेकर चले भाई, पदार्थ का A द्रव्य की वह मात्रा है जो इसमें उपस्थित है, ठीक, जबकि B किसी वस्तु पर गुरुत्व बल आरोपित बल है, गुरुत्व द्वारा आरोपित बल है। तो A और B क्रमशः है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि A क्या है और B क्या है, A और B बताने हैं। तो बेटा क्या होता है, देखो पदार्थ का, सेंटेंस को मिलाते हैं। तो पदार्थ का द्रव्यमान द्रव्य की वह मात्रा है जो इसमें उपस्थित होती है। और दूसरा क्या बेटा, जबकि B की जगह पे क्या होगा बेटा, भार, क्योंकि भार पे ही क्या होता है, गुरुत्व द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी बेटा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा, यानी कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान वह मात्रा है जो पदार्थ में उपस्थित होती है। और जबकि भार क्या है बेटा, भार किसी भी वस्तु पर गुरुत्व द्वारा आरोपित बल है। क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द्रव्य कोई वस्तु है जो x गिरती है एवं जिसमें y होता है। तो x y क्या है, तो बेटा आप सबको पता है द्रव्य क्या है, आपकी एक वस्तु है जो स्थान घेरती है। तो इसका मतलब है x का मतलब क्या, स्थान। तो स्थान का मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है, C, जिसमें y होता है। y का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान। ये तो डेफिनेशन से ही पूछा गया है द्रव्य की। द्रव्य की डेफिनेशन क्या है कि वह वस्तु जिसमें स्थान होता है, सॉरी जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो आपका पीतल है, पीतल मिश्रण है किसका है, कॉपर और निकल का, नहीं। टेन और कॉपर का, नहीं। टेन और जिंक का, नहीं।
इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्योंकि आप सबको पता है बेटा जो पीतल है ये मिश्रण किसका है, कॉपर का और जिंक का। तो कॉपर और जिंक एक साथ तो यहाँ कहीं भी नहीं आए, इसलिए ये ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी। अब आगे बात करते हैं कि निम्न में से द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, कणों की व्यवस्था के विषय में कौन कथन असत्य है। कण की जो व्यवस्थाएं हैं द्रव्य में, अब द्रव्य का यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण दिखाया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव गैस में जो कणों की व्यवस्था है उसके विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। जैसे पहला लिखा है ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, ये तो एकदम सही है, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। दूसरा लिखा है कि गैसों का आकार व आयतन निश्चित होता है, सॉरी गैस नहीं, द्रवों का आकार व आयतन निश्चित होता है, यही आपका असत्य है। बाकी तो ये पहला या तीसरा या चौथा इनमें से नहीं हुआ, क्योंकि तीसरा लिखा है गैसों का आकार और आयतन अनिश्चित है, तो गैसों का आकार आयतन अनिश्चित होता है, ठोसों का आकार आयतन निश्चित होता है। लेकिन बेटा द्रवों का आकार जो है वो अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी। स्क्रीनशॉट ले लें। जो सेकेंड टॉपिक है वो है बेटा मात्रक पद्धति व इकाइयाँ। मात्रक पद्धति व इकाइयाँ अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो पहली पद्धति थी वो थी बेटा आपकी MKS पद्धति। MKS पद्धति का मतलब M का मतलब तो होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और सेकंड। MKS पद्धति में क्या होता है कि जो लंबाई होता है बेटा, लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम और समय का मात्रक रखते हैं सेकंड। अगर वहीं पर हम दूसरी पद्धति की बात करें CGS पद्धति की, तो CGS पद्धति में वही जो अभी लंबाई का मात्रक मीटर था इसको हमें यहाँ पर सेंटीमीटर से, जो यहाँ पर द्रव्यमान का किलोग्राम था मात्रक तो हम CGS पद्धति में उसी मात्रक को ग्राम में और समय का सेकंड ही रहेगा। FPS पद्धति में क्या होगा बेटा, अब FPS पद्धति में क्या होगा कि जो आपकी लंबाई है उसको तो हम फुट में और जो बेटा आपका द्रव्यमान है उसको पाउंड में और जो आपका समय है उसको सेकंड में ही मेजर्ड करते हैं। तो हमें एक समस्या थी, समस्या ये थी बेटा कि हम कब द्रव्यमान का या मान लो लंबाई का मात्रक मीटर बोले या कब हम सेंटीमीटर बोले, कब हम उसको फुट में मापे लंबाई को, या कब हम ये कह दें कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, कि अब हम इसको ग्राम में मापें या अब हम इसको पाउंड में मापें। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी। तो फिर क्या हुआ, एक नई पद्धति बनाई गई। उसी नई पद्धति का नाम है बेटा मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम SI पद्धति के नाम से जानते हैं। तो SI पद्धति यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं बेटा 14 अक्टूबर और 1960 की बात करते हैं। तो 14 अक्टूबर 1960 में कहाँ पर बेटा, फ्रांस में, और फ्रांस में भी स्पेशली अगर हम जगह की बात करें तो पेरिस में SI पद्धति की क्या हुई बेटा, गोष्ठी हुई। SI पद्धति की गोष्ठी फ्रांस में कब हुई है बेटा, 14 अक्टूबर 1960 को। तो 14 अक्टूबर को ही बेटा हम मानकीकरण दिवस या मापन दिवस के रूप में जानते हैं। क्यों, क्योंकि 14 अक्टूबर 1960 में SI पद्धति की गोष्ठी की गई थी। तो वही आगे देखो अगला पॉइंट लिखा है कि जिसे मापन या मानकीकरण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मापन दिवस या मानकीकरण दिवस कब मनाया जाता है तो उसका आंसर होगा बेटा 14 अक्टूबर। इसके बाद हम बात करते हैं कि SI पद्धति का जो मानक संस्थान है वो है बेटा कहाँ, पेरिस में। अब होता क्या बेटा कि जो आपके SI पद्धति है इसकी 7 यूनिट्स बनाई। SI पद्धति ने एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसी पद्धति बनाने वाले हैं जिसमें हम किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो, तो वहां पर जो भी आपकी जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक सेम होने चाहिए। जैसे SI पद्धति ने 7 मूलभूत आपकी यूनिट्स दी, वो कौन कौन सी थी, बेसिक यूनिट्स। तो पहली भौतिक राशि थी लंबाई, इसका मात्रक दिया इन्होंने मीटर। कहीं भी हो आप लंबाई का मात्रक क्या रखोगे, मीटर रखोगे। दूसरा है आपका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का है किलोग्राम। तीसरा है बेटा समय, समय का मात्रक है सेकंड। चौथा है आपका ताप या ऊष्मागतिक ताप लिखा होता है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। मोस्टली अलग ही जो आपका टेम्परेचर है या ताप है इसको हम केल्विन में, सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में 3 यूनिट्स में देखते हैं। तो उसमें भी हम आपको संबंध बताएंगे आगे कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। सेम ऐसी बेटा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का
जो मात्रक है वो होता है मोल, और लास्ट अगर हम ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। तो ये 7 भौतिक राशियों के मात्रक थे जो एसआई पद्धति में या गोष्ठी में क्या किए गए हैं, सामूहिक रूप से बनाए गए हैं। अब इस पद्धति में जो कुछ मजेदार बातें थी वो देखो क्या है। तो कुछ मजेदार बातें क्या है बेटा, कि जो प्लेटिनम और इरिडियम है यानी कि पीटी और आईआर से जो मिश्र धातु बनाई गई उसको बेटा लंबाई के साथ साथ भार का, यानी कि जो प्लेटिनम और इरिडियम यानी कि पीटी और आईआर जो धातु थी इसकी जो मिश्र धातु से क्या किया गया, एक मानक बनाया गया। वो मानक किसका था बेटा, भार का और लंबाई का। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम और इरिडियम का जो मिश्र धातु है उसका मानक जो है ना लंबाई और भार के रूप में आज भी पेरिस में रखा हुआ है। अगर हम बात करें ना कि ये मानक है कहाँ, तो बेटा ये मानक जो है ना ये कहाँ है, पेरिस में है, रखे हुए हैं आज भी, आप देख सकते हो। अगर आगे बात करें लिखा क्या है भाई, इसको मानक बनाया क्यों गया, किसी और मेटल्स को क्यों नहीं बनाएगा, तो इसलिए नहीं बनाया गया बेटा, इनकी प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु से जो भी आपका एक एलॉय मेटल बनता है उस पर बेटा मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब उस पर ना तो कोई जंग बंग ऐसी नहीं लगने वाली जिससे उसके भार में वृद्धि हो या कमी हो, तो ऐसी कोई घटना इस मिश्र धातु के साथ नहीं होती है, इसलिए इसको मानक बनाया गया। आगे अगर हम बात करें बेटा जो समय है, समय का मानक क्या है, तो समय का मानक जो है सीजियम 133 CS133 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटा जो आपका ताप है, तो ताप का मानक जो है ना वो जल का त्रिक बिंदु है, जल का त्रिक बिंदु। अब त्रिक बिंदु क्या होता है बेटा, तो वह ताप जिस पर पदार्थ की अर्थात जल की तीनों भौतिक अवस्थाएं उपस्थित हो, और वो टेम्परेचर होता है बेटा आपका 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर आप 273.5 केल्विन बोल दो। ये वो टेम्परेचर है जहां पर जल की तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। और लास्ट अगर हम बात करें बेटा भारत में अगर मानकीकरण का कार्यभार जो अगर देख रहा है तो वो है बेटा NPL, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, वो देख रहा है आजकल भारत में मानकीकरण का कार्य। जैसे यहाँ पर अगर मैं एसआई पद्धति की मानकीकरण की बात की तो एसआई पद्धति का मानकीकरण स्पेस या प्लेस कहाँ है बेटा, वो है आपका पेरिस फ्रांस में। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेटा दिल्ली में है, और उसका कार्यभार कौन संभाल रहा है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला संभाल रही है, जिसे हम NPL के नाम से जानते हैं। साथ नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा कुछ आधारभूत मात्रक है। तो आधारभूत मात्रक में कौन कौन से पूर्व लग्न है, उनके गुणक क्या है, तो उसका देखते हैं। जैसे बेटा डेसी तो हमें 10 की पावर -1 गुणक के रूप में यूज करना होता है। सेंटी के लिए 10 की पावर -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको -12, फर्मी 10 की पावर -15। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। एटो 10 की पावर -18, डेका 10 की पावर 1 या 10 कह दें, हेक्टो में 10 की पावर 2, किलो में 10 की पावर 3, मेगा में पावर 6, गीगा में पावर 9, टेरा में पावर 12, पेटा में पावर 15 और एक्सा में पावर 18। इनको आप देख लेना एक बार। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है देखो बेटा ये, अब हम बात करते हैं बेटा केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध की। तो केल्विन व डिग्री सेल्सियस में जो संबंध है वो क्या होता है, तो बेटा केल्विन बराबर हम क्या करें बेटा, अगर आपको केल्विन में निकालना है कोई मान और आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो आप उसमें 273.15, रियल तो वैल्यू ये है बेटा कि 273.15 जोड़ना है। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, 273 भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो नॉर्मल हम उसमें 273 ही जोड़ते हैं और केल्विन में उसको 298 केल्विन दिखाते हैं। तो आप लेकिन रियल जो एग्जैक्ट वैल्यू वो यही है 273.15, और आप नॉर्मली वैल्यू जो है ना 273 जोड़ सकते हो। ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है बेटा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या संबंध है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। तो बेटा हम क्या करते हैं, अगर 9/5 डिग्री सेल्सियस का मल्टीप्लाई करके उसमें 32 जोड़ देते हैं तो सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ़ारेनहाइट में। और एक अच्छी चीज कि 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो है बेटा आपस में बराबर होते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो हमें ये फ़ारेनहाइट में निकालना है, अपने पास टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा बेटा 9/5 इंटू में -40 और प्लस का क्या हो जाएगा 32, तो 5 का 8 बार जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बेटा -72, 9 का 8 में गुणा करेंगे 72 + 32, -72 में से 32 जाएंगे तो कितना आ गया -40
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब देखो एक दूसरा नोट भी है कि बेटा हम तापमान की अगर यूनिट की बात करें, हमने आपको बताया था अभी तापमान की यूनिट की बात करें तो केल्विन होती है यूनिट। अब हम बेटा तापमान को परमताप भी बोलते हैं, लेकिन परमताप क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसका मान कभी भी क्या होता है, शून्य नहीं होता। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। अगर ये शून्य हो जाए, सॉरी शून्य से कम हो जाए यानी कि माइनस में आ जाए, फिर हम उसको परमताप नहीं कहेंगे। यानी कि शून्य केल्विन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, परमताप कहते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपका आ रहा है, जैसे मान लो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो माइनस का 2 मतलब माइनस में पहुंच गया, तो वो तापमान है, फिर वो परमताप नहीं है। परमताप के लिए क्या होता है बेटा, परमताप का मान कभी भी शून्य नहीं होता। तो परमताप हम कहते किसको है, तो हम शून्य केल्विन को परमताप कहते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्या है इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखा है आपका कि मानकीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हमने देखो आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि 14 अक्टूबर को बताया था ना हमने। तो 14 अक्टूबर यानी कि इसका तो आंसर है 14 अक्टूबर। सेकंड क्वेश्चन, एसआई पद्धति का मानक संस्थान कहाँ है। तो बेटा एसआई पद्धति का जो मानक संस्थान, हमने आपको बताया था कि एसआई पद्धति की जो गोष्ठी हुई है वो कहाँ हुई है, फ्रांस में। और फ्रांस में भी कहाँ पर, स्पेशली बेटा पेरिस में। कहाँ पर हुई है, पेरिस में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो क्या है बेटा, कैंडिला है। फोर्थ क्वेश्चन कि निम्न में लंबाई का मानक है। अच्छा देखो बेटा लंबाई का जो मानक है वो हमने आपको बताई था कि प्लेटिनम और इरिडियम यानी कि पीटी और ईआर नहीं बल्कि आईआर, इस चीज का बस याद रखना। और तो ये है तो हमें जेड आर और आप एयू में तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ईआर और आईआर में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो हमने आपको बताया था कि प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु जो है ना, इसका मानक बनाया गया। क्यों बनाया गया था उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि बेटा इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानकीकरण का कार्य किसके द्वारा संभाला जाता है। तो भारत में मानकीकरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रीय फिजिकल लेबोरेटरी अर्थात नेशनल फिजिकल लैब द्वारा, ये रहा एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अब अगला क्वेश्चन है देखो बेटा, फारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 फारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने में यह तापमान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा आपको वैसे हमने रिलेशन क्या बताया था, रिलेशन बताया था कि F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। जैसे बेटा अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है कि फारेनहाइट का कितना है वैल्यू 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये 200 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस 32 को इधर लाएंगे बेटा बराबर साइन के इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 - 32 = 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको लेस करने पर आएगा बेटा 168 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। 5 का यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा बेटा तो कितना आ जाएगा इसका 0 और 39 4 फिर 5 30 4 34 3 और 840 और 9 का हो जाएगा इसमें डिवाइड डिग्री सेल्सियस। इसका डिवाइड करो 9 9 81 और 9 27 29 समथिंग 93.3। तो इसका आंसर क्या आने वाला है ये। थोड़ा सा देखो बेटा यहाँ कन्फ्यूजन भी है, इसको बहुत से बच्चे क्या है थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अलग तरीके से क्या, कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं वो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देख तो कैसे सॉल्व करते हैं अब देखते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसको डिग्री सेल्सियस में बनाने के लिए क्या करते हैं कि 5 को यहां लेकर आते हैं, 5/9 डिग्री फारेनहाइट, इस 32 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 32। अगर इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 200 - 32, तो बेटा अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये समथिंग 2.2 बार कैंसिल होता है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 111 आता है। और इसको करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका थोड़ा सा गलत आता है, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ 10 में से 3 गया तो 79 आता है, जो कि आपका बहुत से बच्चे ये लगा के आ जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये जो आपका मेथड है बेटा ये गलत है, जो हमने आपको पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो 93.3 डिग्री सेल्सियस आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में किस संबंध द्वारा दो विभिन्न पैमानों पर तापमान परस्पर संबंधित होता है। तो भाई इनमें से संबंध बताना कि कौन सा संबंध है जिसमें दो तापमान में परस्पर आपको संबंध दिखाए। तो एग्जैक्ट कौन सा सही, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट 5/9 डिग्री सेल्सियस 32, तो 5/9 ये तो क्या है बेटा गलत है। 9/5 डिग्री सेल्सियस 32 यही क्या है बेटा आपका ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी ये सारे के सारे गलत है। यहाँ 23 है, यहाँ पर 9/5 के है, केल्विन नहीं होता, यहाँ पर होता है क्या डिग्री सेल्सियस। तो केवल आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अब आप सबको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।